So hello everyone, welcome to Current Batch for Board 2025. In this lecture we are going to do chapter number 8 of your class 12th geography. ये हमारे इस बुक का आखिरी चैप्टर होने वाला है। इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जिसका नाम करंट सीरीज है उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहाँ के वहाँ से पूरी वीडियो देख सकते हैं आप। हर एक चैप्टर की चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CUET के भी इंक्लूड है उसमें और बोर्ड्स के भी इंक्लूड है उसमें, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हैं। साथ में ही पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के भी जल्दी से जल्दी आने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलो आपको दो इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं। सबसे पहले, अगर जो हमारी जो करंट बैच की सीरीज है इससे आपने पढ़ाई की है, आपने अपने बोर्ड्स में 90% से ज़्यादा स्कोर किया है, ठीक है। 90% से ज़्यादा अगर आपने स्कोर कर दिया हमारे से जुड़ के, तो हम आपकी फ़ोटो कहीं से अपने हॉल ऑफ फेम पे लगाएंगे और आप हमारे अचीवर्स बनेंगे, ठीक है। दूसरी बात, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस पर जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। वहाँ पे बोर्ड्स के क्वेश्चन आंसर पड़े हुए हैं, क्वेश्चन पड़े हुए हैं, PYQs पड़े हुए हैं, CUET के PYQs पड़े हुए हैं, सपोर्टिंग मटेरियल वहाँ पे पड़ा हुआ है। जाके पूरे टेलीग्राम चैनल को जितने भी रिसोर्सेज हैं वहाँ पे सब कुछ फ्री मैसेज कर सकते हैं आप। बस आपको क्या करना है, जाके उसको ज्वाइन करना है। और हमारे इंस्टाग्राम का हैंडल का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। आप इंस्टाग्राम पे सिंपली हमें सर्च भी कर सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ विथ ऋषभ के नाम से। आपको कोई भी क्वेरी है आप वहाँ पे जाके हमसे पूछ सकते हैं, किसी भी रिगार्डिंग आप वहाँ पे जाके पूछिए, कमेंट करिए हमारे चैनल पे। तो चलिए अब हम अपना शुरू करते हैं लेक्चर। देखो, पहला क्वेश्चन, मैं सबसे पहला बात बता दूं आपको, क्वेश्चन आप हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ना। पेपर में जब आपका पेपर हो, जब भी आपका पेपर हो बोर्ड्स का, ठीक है, या फिर कोई भी CUET का एग्ज़ाम हो, आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से, बहुत आराम से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, क्वेश्चन को टाइम देना है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट ट्रेड, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा है ट्रेड के बारे में, कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ट्रेड होता है क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। ट्रेड होता है जब दो इंडिविजुअल के बीच में जब किसी चीज़ का एक्सचेंज हो, या फिर गुड्स का हो सकता है या फिर सर्विस का एक्सचेंज हो सकता है, उसके बदले में दोनों एक दूसरे को, या फिर मान लो इतने सामान A ने B को सामान दिया, ठीक है, और B ने उसके बदले में उसको कुछ पे कर दिया, ठीक है। B ने उसके बदले में उसको कुछ पे कर दिया, तो ये क्या हुआ, ट्रेड हुआ, ठीक है। देखो अब इसमें से, और ये दोनों जो ट्रेड होता है ना, ये म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है, यानी इसके लिए भी ये फ़ायदे का सौदा होगा और B के लिए भी फ़ायदे का सौदा होगा ये, ठीक है। तो अब इसमें से ऑप्शन आपको वो करना है, चूज़ करना है कि जो इनकरेक्ट है ट्रेड के बारे में। ऑप्शन 1 देखते हैं, ट्रेड्स मीन्स एक्सचेंज ऑफ सर्विस एंड गुड्स, बिल्कुल सही बात है। टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू ट्रेड, बिल्कुल सही बात है। दो लोग होने चाहिए, दो लोगों के बीच में हमेशा ट्रेड होता है, ठीक है। वन पर्सन सेल एंड अदर परचेज, बिल्कुल एक बंदा बेचेगा एक बंदा खरीदेगा, ठीक है। बोथ द पार्टीज ट्रेड इज नॉट म्यूचुअली बेनिफिशियल, दोनों लोगों में से के लिए बेनिफिशियल नहीं होता, बेनिफिशियल बिल्कुल गलत बात है। अगर दोनों लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा तो कोई ट्रेड क्यों करेगा। मान लो मुझे घाटा हो रहा है आपसे सौदा करके, मैं क्यों आपसे सौदा करूँगा भाई, ठीक है। तो ट्रेड में दोनों लोगों के बेनिफिट की बात होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी देखें। द ट्रेड कैन बी कंडक्टेड एट हाउ मैनी लेवल्स, ट्रेड को हम कितने लेवल पे करते हैं, ठीक है। ट्रेड को हम 2 लेवल पे करते हैं, ठीक है। पहला है इंटरनेशनल एंड सेकंड है नेशनल, ठीक है। यानी इंडिया अगर अपना सामान किसी फॉरेन कंट्री में, अमेरिका में, रशिया में बेच रहा है तो उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलेंगे। और अगर इंडिया अपना सामान, फॉर एग्जांपल कोई उत्तर प्रदेश का सामान है वो तमिलनाडु में जाके बिक रहा है, तो ये नेशनल ट्रेड हो गया, ठीक है। हमारे नेशन की बाउंड्री के अंदर ही ट्रेड होगा तो उसको नेशन बोलेंगे। अगर हमारे बाउंड्री से बाहर हम ट्रेड करेंगे उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत एक इम्पॉर्टेंट है ये, जो जॉन भील मेला इज फेमस फॉर, जॉन भील मेला कहाँ किस लिए फेमस है। अब सबसे पहले मैं बता दूं आपको जॉन भील मेला होता क्या है ये, ठीक है। तो जॉन भील मेला होता है, ये वो असम में सॉरी,
ये जनवरी के सीज़न में हार्वेस्ट सीजन के बाद, ठीक है, जनवरी में आफ्टर हार्वेस्ट, जनवरी में हार्वेस्ट सीजन के बाद एक जग्गी रोड है एक, ठीक है, जग्गी रोड है असम में, ठीक है, 35 किलोमीटर दूर है, 35 किलोमीटर दूर है ये गुवाहाटी से, यानी असम की जो राजधानी है वहाँ से 35 किलोमीटर दूर एक जगह है जग्गी रोड, वहाँ पे ये मेला होता है, ठीक है, जॉन भील मेला, ये मेला वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। और ये फेमस इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आज भी बार्टर सिस्टम चलता है। बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम में ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ सामान है, आपके पास कुछ सामान है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मग है, ठीक है, एक मग है मेरे पास, ठीक है, एक मग है मेरे पास, आपके पास चावल है, ठीक है, मुझे चावल की ज़रूरत है और आपको मग की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली अपने ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं इनको एक्सचेंज कर लेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम बोलते हैं। आज भी पूरे दुनिया में इस टाइम पे बार्टर सिस्टम बहुत रेयरली कहीं एग्जिस्ट करता होगा, वो रेयरली जगहों में से एक ये जॉन भील मेला है, ठीक है, यहाँ पे बार्टर सिस्टम की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। ये कहाँ पे है? असम में एक जग्गी रोड करके जगह है, गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर, वहाँ पे आज भी परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और ये जो बार्टर सिस्टम है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती थी, क्यों ये बंद किया गया, कि यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस होता था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। ये प्रॉब्लम की वजह से ये बार्टर सिस्टम को बंद कर दिया गया। ये प्रॉब्लम क्या थी मैं समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मुझे चावल की ज़रूरत है, ठीक है, मैं इसी एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, इसी एग्जांपल से मुझे चावल की ज़रूरत है, ठीक है, मुझे चावल की ज़रूरत है और मेरे पास मग है, लेकिन आपके पास चावल है और लेकिन आपको मग की ज़रूरत नहीं है, तो मैं मग आपको दे नहीं सकता और आप बिना किसी चीज़ के आप मुझे चावल दोगे नहीं, तो इसी को क्या बोलते हैं? डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। मतलब मुझे ऐसे व्यक्ति की तलाश हमेशा रहेगी जो कि मग खरीद ले और मुझे चावल दे दे, उसके पास चावल भी होना चाहिए और वो मग के लिए इंटरेस्टेड भी होना चाहिए, तो इसी को डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कनेक्टिंग रोम एंड चाइना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिल्क रूट। सिल्क रूट अर्ली टाइम में रोम और चाइना को कनेक्ट करता था, जो आज चाइना कोशिश कर रहा है बनाने के लिए, फिर से उसको रिवाइव करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। हु कैप्चर्ड अफ्रीकन नेटिव्स एंड फोर्सफुली ट्रांसपोर्टेड देम टू द न्यूली डिस्कवर्ड अमेरिका फॉर देयर लेबर इन द प्लांटेशन? अब सिंस एंशिएंट टाइम से चलती आ रही थी ट्रेडिंग की सिस्टम, ठीक है, ट्रेडिंग सिस्टम बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा था, लेकिन क्या होता है जब 15 सेंचुरीज के अराउंड एक स्लेव ट्रेड स्टार्ट होता है। स्लेव ट्रेड का मतलब होता है अफ्रीका के जो लोग होते हैं, जो अफ्रीका के लोग होते हैं, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जिनको डच या जो यूरोपियन थे उन्होंने कॉलोनीज बना के रखी थी, वहाँ से लोगों को नौकर बना के यानी स्लेव बना के ट्रेड किया जाने लगा, लोगों का ट्रेड किया जाने लगा। कहाँ पे? अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में ले जाया जाता था और उनको फोर्सफुली लेबर के तौर पे काम कराया जाता था प्लांटेशन में। तो ये कौन लोग करते थे? डच करते थे, ब्रिटिशर्स करते थे, स्पेनिश करते थे, ये तीनों लोग करते थे, यानी ऑल ऑफ देम वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लेव ट्रेड्स इन 15th सेंचुरी, ठीक है। यहाँ पे एक अब असर्शन रीजन आ गया, ठीक है, इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। असर्शन दिया हुआ है, इन द एंशिएंट टाइम ट्रांसपोर्टिंग गुड्स वॉज वेरी रिस्की ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। पुराने टाइम पे ट्रांसपोर्टिंग गुड्स मतलब ट्रांसपोर्ट जो होता था गुड्स का, वो बहुत रिस्की होता था लंबी दूरी के लिए, ठीक है। इसका रीज़न क्यों दिया हुआ है? दिस वॉज द रीज़न दैट द ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू लोकल मार्केट, ठीक है। अब असर्शन दिया हुआ है कि पुराने टाइम पे जो ट्रांसपोर्टेशन था ना, वो बहुत रिस्की था लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, और रीज़न में दिया हुआ है इसी वजह से जो वो था ना ट्रेड था, वो लोकल मार्केट तक ही रिस्ट्रिक्टेड था। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है, ठीक है। और जो रीज़न है इसको वो कर रहा है, मतलब एक्सप्लेन कर रहा है। तो बोथ ऑप्शन ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट।
चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। हम देखते हैं ऑप्शन। इन एंशियंट टाइम ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू लोकल मार्केट। बिल्कुल सही बात है। रिस्ट्रिक्टेड क्यों था लोकल मार्केट में? क्यों? क्योंकि बाहर अपने जो लोग थे बाहर ट्रेड करना बहुत रिस्की समझते थे, इसलिए लोकल मार्केट में ही सारा ट्रेड होता था। ठीक है, ऑप्शन 2 देखते हैं। द सिल्क रूट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। बिल्कुल सही बात है। सिल्क रूट जो चाइना से रोम को कनेक्ट करता था यानी इटली को कनेक्ट करता था, ये एक एग्जाम्पल है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन स्टार्टेड इंपोर्टिंग रॉ मटेरियल एंड एक्सपोर्टिंग फिनिश्ड गुड। बिल्कुल सही बात है। फॉर एग्जांपल इंडिया से जो ब्रिटिशर्स थे वो कच्चा माल लेके जाते थे यानी रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते थे अपने पास, और वहाँ से एक फिनिश गुड बना के हमारे पास एक्सपोर्ट कर देते थे महंगे दामों में। फॉर एग्जांपल हमारे से कॉटन खरीदा उन्होंने और वहाँ पे अपनी फैक्ट्री में ले जाकर उसका खूब बढ़िया सा शर्ट बनाया कॉटन का या फिर सिल्क का, और उसको हमसे उससे 4-5 गुना महंगे दाम पे यहाँ पे ला के बेच देते थे। बिल्कुल सही बात है। स्लेव ट्रेड स्टार्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। ये बिल्कुल गलत बात है भाई। स्लेव ट्रेड कब स्टार्ट हुआ था? 15th सेंचुरी से स्टार्ट है। ठीक है, 15 CE से। तो ये गलत है इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। आर करेक्ट पूछ रहा है। आर इनकरेक्ट होगा, सॉरी, यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। ठीक है, इनकरेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर अगर 8 देखें हम। द कंट्री इम्पोज्ड टैक्स ट्रेड टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग। जो कंट्रीज जो थी, जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, उन्होंने ट्रेड टैक्स पहली बार कब लगाया था? मैं बता दूं आपको कि अगर कोई भी कंट्री दूसरे देश में अपना सामान बेचती है तो वो जो कंट्री है ना वो उस सामान पे टैक्स लगाती है। फॉर एग्जांपल अगर चाइना हमारे मार्केट में अपना सामान बेच रहा है तो हमारी गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट पे भी टैक्स लगाती है। ठीक है, तो पहली बार इंटरनेशनल ट्रेड में कब कंट्रीज़ ने टैक्स लगाया था, ट्रेड टैक्स लगाया था? ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे नहीं, रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम पे बिल्कुल नहीं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड के टाइम पे ट्रेड टैक्स लगाए गए थे। क्यों लगाए गए थे भाई? क्योंकि जो यूरोप की पूरी इकॉनमी है ना वो ख़त्म हो चुकी थी। वर्ल्ड वॉर की वजह से इनकी जो इकॉनमी थी ना वो ख़त्म हो चुकी थी यानी बर्बाद हो चुकी थी, तो इनको टैक्स लगाने पड़े। ये यानी जो बाहर से सामान इनके देश में आता था उसके ऊपर ये लोग टैक्स कमाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखें। द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ यानी GAAT, जिसको बनाया गया था कि ताकि वर्ल्ड जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो फ्लरिश हो सके, उसको कब वर्ल्ड WTO बना दिया गया था? यानी उसको जानिए जो गैट था GATT उसको हमने WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बनाया था? ठीक है, इसको हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया था 1995 में। और इससे रिलेटेड मैं कुछ और बातें आपको बता दूं। एक मिनट, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बातें बताऊं WTO से यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। ये आपसे CUET में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इससे बहुत होशियार रहना आप इसमें से। ठीक है, 2016 तक इसके 164 कंट्रीज वो थे, पार्ट थे। ठीक है, इस टाइम पे बढ़ गए होंगे। अगर आपको इस टाइम का डेटा चाहिए तो आप जाके गूगल कर सकते हो या फिर अपने जो नई बुक है अपडेट की हुई NCERT की उसमें देख सकते हो आप। ठीक है, इंडिया जो था, इंडिया फाउंडिंग मेंबर फाउंडिंग मेंबर इंडिया वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ WTO। ठीक है, ये इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हम अगर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड होता क्यों है ये आपको जानना जरूरी है, और जिस वजह से होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, वेट थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट। तो देखो मैंने बताया कि जिस वजह से इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसी को हम बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, अब क्यों होता है?
पहला इसका रीज़न है डिफरेंस इन नेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, हर नेशन के पास यानी हर कंट्री के पास हर चीज़ें नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ बहुत सारी हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा बंजर ज़मीन है, वो फूड नहीं उगा सकती। तो ठीक है, उनके रिसोर्सेज में ही नहीं है कि वो कोई अनाज उगा पाएँ। तो वो क्या करती हैं, वो इंपोर्ट करती हैं कहीं से सामान, इंडिया से, चाइना से इंपोर्ट करती हैं सामान। तो ये रीज़न हो गया डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, सॉरी नेशनल रिसोर्स, ये एक रीज़न हो गया इंटरनेशनल ट्रेड के डिफरेंस का। दूसरा पॉपुलेशन फैक्टर। फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया में अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा है ही, रियलिटी में बहुत पॉपुलेशन है, और लेकिन उतना ज़्यादा हमारे जो प्रोडक्शन है उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों का पेट भरने के लिए और सामान जो खाना है वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसी को पॉपुलेशन फैक्टर, सॉरी यही पॉपुलेशन फैक्टर है। ये इसकी वजह से भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है। ठीक है, सेक ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, अपने इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया को अपनी इकोनॉमी डेवलप करनी है तो इसको इंडिया को और चीज़ें एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, और चीज़ें एक्सपोर्ट करेगा तो इससे क्या होगा, इंडिया की इकोनॉमी डेवलप होगी। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए भाई, बिल्कुल सही बात है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए। लोग मीन्स बाहर की कंट्री आए हमारे देश में इन्वेस्ट करें, लोगों को रोज़गार दें, ये भी एक वो होता है, एक बेस होता है जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल सही बात है, ट्रांसपोर्ट की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट करता है। तो ये जो जितने भी पास दिए हुए हैं ये ऑल आर द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं, टॉपिक देख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड मीन्स अर्ली टाइम से यानी हिस्टोरिकल टाइम से अभी तक ट्रेड का किस तरफ होता था। तो अगर हम हिस्टोरिकली देखें, हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो जो ट्रेड था, जो आज की जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ प्रेजेंट एक्सपोर्ट वैल्यूएबल जो आज की डेवलपिंग कंट्री यानी इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये बहुत पुराने टाइम से ना वैल्यूएबल गुड को एक्सपोर्ट करती थी। यानी डायरेक्शन ऑफ ट्रेड क्या था, इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती थी चीज़ें और बाहरी देशों में। लेकिन 19th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, 19th सेंचुरी के बाद, ठीक है, 19th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, रिवर्स हो गया डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, रिवर्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। यूरोप, यूएसए, जापान became traders। वेट, देखो हिस्टोरिकली क्या होता था, बहुत पहले टाइम पे देखें तो आज की जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो आज की डेवलपिंग कंट्री मीन्स इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये सब जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ से लोग सामान वैल्यूएबल गुड्स को हम एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन 19th सेंचुरीज़ में क्या हुआ, 19th सेंचुरी में जो ये डायरेक्शन था पहले, ये पूरा रिवर्स हो गया। यानी जो पहले हमसे इंपोर्ट करते थे वो अब हमें एक्सपोर्ट करने लगे। कैसे एक्सपोर्ट करने लगे, जैसे यूरोप है, यूएसए है, जापान है, ये हमारे यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे यानी रॉ मटेरियल, और वहाँ से फिनिश्ड गुड हमें ला के चिपका देते थे। तो ये पूरा रिवर्स हो गया। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं मिड 20th सेंचुरी में। ठीक है, मिड 20th सेंचुरी में क्या होता है, जो यूरोप होता है ना, वो अपनी कई कॉलोनी को ख़त्म, मतलब कई कॉलोनी खो देता है। यानी इंडिया जो कॉलोनी थी पहले 20th सेंचुरी में, जो चाइना कॉलोनी थी, जो साउथ अफ्रीका कॉलोनी थी, ये सबको यूरोप अपने हाथों से गंवा देता है। अब ये क्या होता है, जो ये कॉलोनीज थी उस टाइम पे, अब देखो अब हमारी कंट्री जो है, चाइना है, इंडिया है, ये सब बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से अपना जो ट्रेड है वो बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से अपना ट्रेड इंक्रीज़ कर रही हैं। ठीक है,
तो ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेड हो गया। हिस्टोरिकली क्या होता था, डेवलपिंग कंट्रीज करती, आज की जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो वैल्यूबल गुड्स को एक्सपोर्ट करती थी। फिर बीच में क्या हुआ, 19th सेंचुरी के अराउंड जो ये था ट्रेड था वो पूरा बदल गया। यूरोप, यूएसए, जापान, ये जो 3-4 कंट्रीज थी, इन्होंने अपना ट्रेड जो करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब आज के टाइम पे देखो 20th सेंचुरी में, और 20th सेंचुरी में क्या हुआ कि पूरा पैटर्न ही अलग हो गया। 20th सेंचुरी में जो यूरोप ने अपनी कॉलोनी लॉस्ट की, वो कॉलोनी तब धीरे धीरे अपना एक ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड सरप्लस करती जा रही हैं। ठीक है, ट्रेड में पैसा ज़्यादा कमा रही हैं ये। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं, अपना क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंड फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है ये मैं बता दूं आपको। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है जब कोई कंट्री कोई किसी चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा हो और इंपोर्ट कर रहा हो। ठीक है, तो उसको क्या हम बोलेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलेंगे। एक्सपोर्ट भी कर रहा है, इंपोर्ट भी कर रहा है, इसी को हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल बताऊं, अगर जो एक्सपोर्ट है यानी जो हम सामान भेज रहे हैं वो कम हो जाए और जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं, जो मंगा रहे हैं, वो ज़्यादा हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनफेवरेबल। FAVOURE, अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड इसको हम बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यही उल्टा हो जाए, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें और इंपोर्ट कम करें, यानी हम बेच ज़्यादा रहे हैं, खरीद कम रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसी में से यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बैलेंस ऑफ, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसका डिफिनेशन क्या है इस ऑप्शन में से देख के। ट्रेड सरप्लस बिल्कुल फेवरेबल, जैसा कि मैंने बताया, आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, आप इंपोर्ट कम कर रहे हो, इंपोर्ट कम कर रहे हो। ठीक है, तो क्या हुआ, ट्रेड सरप्लस हो गया, आप पैसा ज़्यादा कमा रहे हो, ट्रेड आपका सरप्लस है। अगर ट्रेड कम होता, मतलब मींस इंपोर्ट ज़्यादा होता, एक्सपोर्ट कम होता, तो क्या होता, ट्रेड डेफिसिट होता। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट मोर देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, बिल्कुल सही बात है। एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है। वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट, बिल्कुल नहीं, ये तो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, तो इसमें बोला है इंटरनेशनल ट्रेड कैन बी कैरेक्टराइज्ड इनटू। ठीक है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको कितने पार्ट में कैरेक्टराइज किया जा सकता है, तो इंटरनेशनल ट्रेड को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, पहला बायलेटरल, दूसरा मल्टीलेटरल। बायलेटरल का मतलब मतलब 2 कंट्री एक दूसरे से ट्रेड कर रही है, उसको हम बायलेटरल बोलेंगे। और मल्टीलेटरल मतलब एक कंट्री, मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया है और चाइना है, ये एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, बायलेटरल ट्रेड हो गया। ठीक है, बायलेटरल ट्रेड हो गया। लेकिन यही इंडिया और कई देश से ट्रेड करता है, फॉर एग्जांपल फ्रांस, चाइना, वो रशिया एंड अमेरिका। तो ये क्या हो गया, मल्टीलेटरल, यानी एक ही कंट्री जो अभी तक बायलेटरल ट्रेड कर रहा था अब मल्टीलेटरल भी ट्रेड भी कर रहा है। तो इसी को जब ये कंट्री कई कंट्रीज के साथ ट्रेड करने लगे तो उसको मल्टीलेटरल ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट केस ऑफ फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड का मतलब होता है कि जो मैंने बताया ना कि अभी जो भी आप सामान अगर किसी देश में बेच रहे हो तो उस पर वहाँ की गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। तो अगर वो टैक्स लगाना छोड़ दे, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट टैक्स ना लगाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें से इस ऑप्शन जो चाहती हूँ इसमें से ये बताना है कि फ्री ट्रेड के बारे में जो ये स्टेटमेंट दी हुई इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, द एक्ट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इकोनॉमी फॉर ट्रेडिंग इज नोन एज फ्री ट्रेड, बिल्कुल नहीं बात है भाई। फ्री ट्रेड में आप क्या करते हो, अपनी इकोनॉमी को खोल देते हो ताकि बाहर का इन्वेस्टमेंट आए, बाहर के लोग आए, हमारी कंट्री में काम करें, इन्वेस्ट करें। ठीक है, क्लोज नहीं करते अपनी इकोनॉमी को, पहला मिल गया गलत। ठीक है, दिस इज डन बाय ब्रिंगिंग डाउन ट्रेड बैरियर्स लाइक टैरिफ, बिल्कुल सही बात है।
फ्री ट्रेड कैसे किया जा सकता है? जो आपने टैरिफ लगाए यानी जो आपने टैक्सेस लगाए उसको अगर आप कम कर दोगे, बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स कम कर दोगे तो फ्री ट्रेड आपका हो जाएगा। ट्रेड लिबरलाइजेशन अलाउ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम एवरी वन वेयर टू compete विद डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड सर्विस। बिल्कुल सही बात है। ये जो फ्री ट्रेड है जिसको हम ट्रेड लिबरलाइजेशन भी बोलते हैं, ये अलाउ करता है हर किसी को कि वो आके हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कम्पिटिट करे। फॉर एग्जांपल हमारे देश की कई कंपनीज हैं जो बिस्किट बनाती हैं, लेकिन बाहर की बहुत सारी ऐसी कंपनी जो और एडवांस और अच्छे टेस्टी बिस्किट बनाती हैं, तो वो क्या कर रही हैं, वो आके हमारे देश में अपना सामान बेच रही हैं और जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी जो हमारा घरेलू उत्पाद है जो हमने अपने घर में बनाया है यानी जो हमारी जो लोकल कंपनी उसने बनाया है उसका उसके साथ कम्पीट कर रही है और उसका जो शेयर है मार्केट में वो खा जा रही है। ठीक है। ऑप्शन डी, फ्री ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज ट्रेड लिबरलाइजेशन। बिल्कुल सही बात है। यानी ऑप्शन ए सिर्फ गलत है और सब सही है। इसमें से इनकरेक्ट पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये देखने से पहले, आगे देखने से पहले हम एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, डंपिंग। ठीक है। डंपिंग क्या होता है? डंपिंग का मतलब होता है जब किसी कंट्री में कोई फॉरेन कंट्री, फॉर एग्जांपल इंडिया में बिस्किट का, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, देखो अमेरिका में एक नेस्ले मैगी का पैकेट, ठीक है, मैगी का पैकेट 50 रुपये पड़ता है, इंडियन रुपीज़ में 50 रुपये पड़ता है। ठीक है, नेस्ले कंपनी का। ठीक है। लेकिन वही अगर नेस्ले कंपनी ने इंडिया में अपने इसी प्रोडक्ट को लो कॉस्ट पे, यानी जो उसका एक्चुअल वो था, कॉस्ट था, उससे कम करके यानी 20 रुपये में बेच दिया। ठीक है, 20 रुपये कर दिया उसका प्रोडक्ट, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डंपिंग बोलते हैं। यानी अपने प्रोडक्ट को किसी ऐसी कंट्री में लो कॉस्ट पे डंप कर देना, यानी लो कॉस्ट पे लॉन्च कर देना, इसी को हम क्या बोलते हैं? डंपिंग बोलते हैं। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में असर्शन रीजन दिया हुआ है। असर्शन क्या बोल रहा है? कंट्रीज नीड टू बी कॉशन अबाउट डम्प्ड गुड अंडर फ्री ट्रेड्स। कंट्री को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए जो डम्प्ड गुड्स हैं, ठीक है, फ्री ट्रेड में। फ्री ट्रेड होता है तो हर कंपनी आके अपना सामान यहाँ पे वो करती है, ठीक है, अपना हर सामान आके बेचती है। तो कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट है उनको ध्यान रखना चाहिए जो डम्प्ड गुड आते हैं, यानी जो एक्चुअल प्राइस से भी लो प्राइस कर देते हैं ताकि उनका प्रॉफिट ज़्यादा होने लगे, बिकने लगे। तो इसका कंट्री को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। रीज़न दिया हुआ है, डंपिंग ऑफ गुड्स कैन हार्म्स द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये तो देखो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न जस्टिफाई कर रहा है असर्शन को। कैसे कर रहा है मैं बताता हूँ। असर्शन में क्या बोला कि कंट्री की जो गवर्नमेंट है ना उसको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कंपनी डम्प्ड गुड्स ना, फ्री ट्रेड के नाम पे डम्प्ड गुड ना बेच पाए। ठीक है, क्यों ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि जो डंपिंग गुड्स हैं वो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, यानी जो हमारे घर में लोगों ने बनाए हुए हैं, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट ने बनाया, जो लोकल इंडस्ट्रीज ने बनाया है, उसको हार्म करेगी। ठीक है, तो इसको बिल्कुल सही बात है। इसी को बचाने के लिए, यानी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं इनको बचाने के लिए हमें जो डंप्ड गुड्स हैं इनके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, वो दोनों करेक्ट हैं और जो रीज़न है वो एक्सप्लेन कर रहा है करेक्टली असर्शन को। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखें हम। मल्टीलेटरल ट्रेड इज कंडक्टेड विथ मैनी ट्रेडिंग कंट्री। बिल्कुल सही बात है। मल्टीलेटरल, आप मैंने बताया अभी कि कई देशों के साथ आप वो कर सकते हो, ठीक है, ट्रेड कर सकते हो। द सेम कंट्री कैन ट्रेड विद अ नंबर ऑफ अदर कंट्री। बिल्कुल सही बात है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया था, इंडिया चाइना एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, लेकिन इंडिया और सारी कंट्रीज़ के साथ भी ट्रेड करता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से वो नहीं कर रही हैं, मतलब कोई जो रीज़न है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया द गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आर द पोर्ट्स एंड द हार्बर। बिल्कुल सही बात है। इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसका गेटवे पोर्ट्स और हार्बर्स को बोला जाता है। ठीक है, ओनली हैवी कार्गोज आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। ओनली हैवी कार्गोज को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं पोर्ट्स के थ्रू। दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है ये जो रीज़न है वो असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है? ये मैंने बहुत सारे असर्शन रीज़न करा दिए हैं। इसका ऑप्शन आंसर आप अपने हमारे कमेंट सेक्शन में दो। ठीक है, अगर जिसका आंसर करेक्ट रहा उसको हम हार्ट दे देंगे ताकि आप समझ पाओ कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ठीक है,
देखो वी कैन, क्वेश्चन नंबर 17 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है वी कैन क्लासिफाइड द पोर्ट अकॉर्डिंग टू कार्गो हैंडल इन, कार्गो हैंडल के अकॉर्डिंग हम पोर्ट को कितने पार्ट में वो क्लासीफाई कर सकते हैं। तो कार्गो हैंडल को हम जो पोर्ट्स को कार्गो हैंडल के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जी पहला कॉमर्शियल, ये अभी मैं आगे समझा देता हूँ आपको, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। यहाँ पे ये लास्ट टॉपिक आपका टाइप ऑफ पोर्ट्स, इसके बाद आपका पूरा बुक खत्म, ठीक है, बुक खत्म आपका। देखो टाइप ऑफ पोर्ट्स में हम पोर्ट्स को 3 पार्ट में पहले डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कार्गो हैंडल, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्गो हैंडल्स हम पोर्ट्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला इंडस्ट्रियल, दूसरा कॉमर्शियल एंड तीसरा कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। एक एक करके हम देख लेते हैं, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल पोर्ट्स होती हैं ये फॉर एग्जांपल जो बल्क कार्गोज होते हैं ना, जैसे ग्रेन हो गया, शुगर हो गया, केमिकल हो गया, इनको यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यानी ऐसे पोर्ट्स जहाँ से ये सब चीज़ें की जाती हो उनको इंडस्ट्रियल पोर्ट्स कहा जाता है, ठीक है। कॉमर्शियल पोर्ट्स क्या होती हैं, ठीक है। कॉमर्शियल पोर्ट्स जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ से पैक्ड जो आइटम होता है ना, यानी जो पैक्ड फूड्स होते हैं या फिर जो पैक्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको वहाँ से वो किया जाता है, वहाँ से हैंडल किया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल पोर्ट्स बोलते हैं। और यहाँ से पैसेंजर्स को भी ईजिली हैंडल किया जाता है, ठीक है। पैसेंजर्स भी यहाँ से हैंडल होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स जो होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स जो होते हैं ये बहुत बड़े लेवल पे बल्क कार्गो, जो जनरल कार्गोस होते हैं बहुत बड़े वॉल्यूम पे ये किया जाता है इनको, ठीक है। जो बहुत बड़े वॉल्यूम पे जो कार्गोज होते हैं इनको यहाँ से कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट से हैंडल किया जाता है। और दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े पोर्ट्स हैं ना उनको कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स का एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। वो कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन अगर हम बात करें, ठीक है, लोकेशन के बेसिस पे तो एक इनलैंड पोर्ट होता है, एक आउट पोर्ट होता है, ठीक है। तो इनलैंड पोर्ट होता है, जो इनलैंड पोर्ट होता है ना ये जो मेन पोर्ट होता है, ठीक है, ये सी कोस्ट से ना बहुत अंदर होता है। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे सी कोस्ट है मान लो, तो ये यहाँ से यहाँ पे बना होगा, ठीक है। और कोई नदी के किनारे या कोई नहर के किनारे बना होगा, जो नदी या नहर इस समुद्र में जाके मिल रही होगी, यहाँ पे पोर्ट बना होगा, ठीक है, यहाँ पे पोर्ट बना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो गाड़ियाँ आती हैं, ये जो शिप्स आती हैं, ये शिप इसी कैनाल या इसी रिवर के थ्रू जाके समुद्र में फिर ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे बताऊँ तो जो हुगली रिवर पे हमारा जो कोलकाता में बना हुआ है, ठीक है, आप उसका नाम बताओगे मेरा, ठीक है। हुगली रिवर पे बना हुआ है, इंडिया में पोर्ट है वो, ठीक है, उसको आप नाम बताओगे, ठीक है। और आउटपोर्ट क्या होते हैं, ठीक है। आउटपोर्ट क्या होते हैं जो फॉर एग्जांपल मैं दूँ, फॉर एग्जांपल ये मेन ये रिवर, ये समुद्र का वो है, यहाँ पे एक पोर्ट बना हुआ है, ठीक है। इससे दूरी चल के यहाँ पे फॉर एग्जांपल मतलब समुद्र में एक साइड में जाके यहाँ पे पोर्ट बना हुआ है, ठीक है, या फिर या इस साइड में अंदर जाके यहाँ पे एक पोर्ट बना हुआ है, ठीक है। इसको हम आउटपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्यों बनाते हैं, आउटपोर्ट को क्यों बनाते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत एक बड़ी शिप आ गई, शिप को भी ना एक लिमिट होता है कि आप बीच के इतने नज़दीक जा सकते हो, ठीक है, बीच के यहाँ तक जा सकते हो, इसके आगे नहीं जा सकते। अगर इससे आगे आप चले गए तो आपकी जो नाव है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम बीच में कोई पोर्ट्स बनाते हैं ताकि जो बड़ी बड़ी नाव है जो बीच पे नहीं जा सकती वो अपना कार को यहीं पे वो डंप कर दें, ठीक है। इसी को हम आउटपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है ऑयल पोर्ट आ गया, पोर्ट ऑफ कॉल हो गया, पैकेट स्टेशन हो गया, इंट्री पोर्ट हो गया, नेवल पोर्ट हो गया। इनको हम एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। जो ऑयल पोर्ट आता है ये सिर्फ स्पेशली बनाया गया है, जो शिपिंग ऑफ ऑयल होता है, यानी जो ऑयल की जो डीलिंग होती है उसको ऑयल पोर्ट से डील किया जाता है, ठीक है। ये फिर जो पोर्ट्स ऑफ कॉल है यहाँ पे इसको इसलिए बनाया जाता है, ये छोटे छोटे पोर्ट्स होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, इनको इसलिए बनाया जाता है ताकि जो जहाज़ है यहाँ पे आए, रिफ्यूलिंग करे, यहाँ से फूड वूड जो जहाज़ में चाहिए यहाँ से भरा जाता है, उसमें पोर्ट ऑफ कॉल उसको बोलते हैं, ठीक है। अगर हम पैकेट स्टेशन की बात करें तो इसी को हम फेरी पोर्ट्स भी बोलते हैं, फेरी पोर्ट्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। ये जो होता है इनको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो मेल्स होती हैं, मेल्स हो गया, फिर पैसेंजर, जो मेल भी इस देश से दूसरे देश जाता है तो वो भी शिप के थ्रू कई बार जाता है, तो मेल्स को या फिर पैसेंजर को इनके थ्रू हैंडल किया जाता है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें इंटरपोर्ट्स की, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल आपके बुक में दी नहीं हुई है,
तो इसको मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाला। ठीक। अगर हम नेवल पोर्ट की बात करें तो ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोर्ट्स होती हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो वारशिप्स होती हैं, जो नेवी की वारशिप होती हैं, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की में हम बात करें तो कोची हो गया, कारवार सॉरी। ये जो पोर्ट्स हैं इनको हम नेवल पोर्ट्स बोलते हैं। यहाँ पे नेवी भी डिप्लॉयड होती है और ये बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोर्ट्स होते हैं हमारे इंडिया के। ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। ये पूरी बुक यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। अब जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरे चैप्टर को देखिए, अपने बोर्ड्स में अच्छा एग्जाम वो मार्क्स गेन करिए। टिल देन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।